नमस्कार, पीपल्स व्यू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ग्रामीण आजीविका में लाएगा ऐतिहासिक परिवर्तन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। रमन बगीचा बीच पर 2 दिवसीय बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल संपन्न। और अंडमान निकोबार में एशियन वाटरबर्ड जनगणना जारी, 40 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ग्रामीण आजीविका में लाएगा ऐतिहासिक परिवर्तन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ग्रामीण आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम सिद्ध होगा। यह विधेयक अल्पकालिक मजदूरी सहायता से आगे बढ़कर परिणामोन्मुख समग्र ग्रामीण विकास ढांचे की ओर निर्णायक बदलाव को दर्शाता है, जो विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है। वे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस नए विधेयक के लाभों को लेकर सभी हितधारकों और लाभार्थियों में व्यापक जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का स्थान लेकर एक अधिक व्यापक भविष्य उन्मुख ग्रामीण रोजगार ढांचा प्रस्तुत करता है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण परिवारों, पंचायती राज संस्थाओं और कार्यान्वयन एजेंसियों तक प्रभावी संवाद और जमीनी स्तर पर व्यापक जन जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि नई व्यवस्था के अंतर्गत बेहतर भागीदारी, सुचारू संक्रमण और अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे आय सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह ढांचा केवल अस्थायी आय सहायता तक सीमित न रहकर दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण के साथ रोजगार को जोड़ता है, जिससे टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि विधेयक की एक प्रमुख विशेषता मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना निर्माण से रणनीतिक रूप से जोड़ना है। इसके अंतर्गत 4 प्राथमिक क्षेत्रों जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना तथा चरम मौसम घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे सार्वजनिक व्यय न केवल तत्काल रोजगार उपलब्ध कराएगा, बल्कि कृषि, ग्रामीण उद्यमों और जलवायु लचीलापन को भी सशक्त करेगा। जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण पर बल देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। ये योजनाएं गांव विशेष की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार की जाएगी तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के माध्यम से राष्ट्रीय प्रणालियों से डिजिटल और स्थानिक रूप से एकीकृत होगी, जिससे PM गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। वित्तीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का लागत साझा ढांचा अपनाया गया है, जबकि उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का प्रावधान है। विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण सुनिश्चित किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान अतिरिक्त सहायता तथा सुदृढ़ निगरानी प्रावधान सार्वजनिक धन की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे। परिचालन विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए श्री मांझी ने कहा कि विधेयक के तहत वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, जिसमें बुआई और कटाई के मौसम के दौरान कुल 60 दिनों की नो वर्क अवधि का प्रावधान है। इससे कृषि श्रम की उपलब्धता बनी रहेगी और शेष अवधि में श्रमिकों को पूर्ण रोजगार अधिकार प्राप्त होगा, जिससे किसानों और मजदूरों दोनों के हितों का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि यह विधेयक एक स्पष्ट संस्थागत और प्रवर्तन ढांचा स्थापित करता है, जिससे राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। AI सक्षम विश्लेषण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, GPS एवं मोबाइल आधारित रियल टाइम निगरानी, MIS डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा प्रत्येक 6 माह में अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रावधान जवाबदेही को सुदृढ़ करेंगे और जन विश्वास को बढ़ाएंगे।
ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में एमएसएमई की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार उद्यम पंजीकरण प्रणाली को सशक्त कर रही है, जिससे ग्रामीण और गांव आधारित उद्यमों को औपचारिक मान्यता, ऋण, सब्सिडी, कौशल विकास और बाजार से जुड़ाव का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि उद्यम श्रेष्ठ जैसी पहल के माध्यम से उच्च प्रदर्शन करने वाले एमएसएमई को तकनीक अपनाने, गुणवत्ता सुधारने, डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय व वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने में सहायता दी जा रही है। श्री मांझी ने कहा कि ग्रामीण रोजगार अवसंरचना निर्माण और एमएसएमई समर्थन का यह समन्वय टिकाऊ आजीविका सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा और ग्राम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंडमान निकोबार में एशियन वाटर बर्ड जनगणना जारी, 40 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज। एशियाई उपमहाद्वीप में आर्द्र भूमि पक्षियों की आबादी की निगरानी और आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली एशियन वाटर बर्ड जनगणना AWBC इस समय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जारी है। यह जनगणना 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 18 जनवरी 2026 तक चलेगी। अंडमान एवियंस क्लब AAC, जो पिछले कई वर्षों से इस जनगणना का संचालन करता आ रहा है, इस वर्ष भी सर्वेक्षण का नेतृत्व कर रहा है। इस बार जनगणना में सभी संबंधित हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए AAC ने पर्यावरण एवं वन विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, शिक्षा निदेशालय, अंडमान निकोबार एनवायरनमेंट टीम, दक्षिण फाउंडेशन, द नेचुरलिस्ट स्कूल, बेंगलुरु तथा ट्राइब मेन इन जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग किया है। 11 जनवरी की सुबह AAC के पक्षी प्रेमी ओग्रा ब्राज स्थित सरकारी विद्यालय के पास एकत्र हुए। इस अवसर पर ANET, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ट्राइब मेन इन, वन विभाग के कर्मचारी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोशनाबाद और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ओग्रा ब्राज के शिक्षक, कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थी, IRBN परिसर के कर्मचारियों के बच्चे तथा ITI डोलीगंज के पर्यटन पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों के साथ आए कुछ अभिभावकों ने भी स्वेच्छा से इस अभियान में सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश कन्नन, IFS मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पर्यावरण एवं वन, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन रहे। उनके साथ श्री संदीप बेहरा, IFS उप वन संरक्षक, वन्य जीव, दक्षिण अंडमान तथा पर्यटन सचिव सुश्री ज्योति कुमारी IAS भी उपस्थित थी। प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर टीम गाइड नियुक्त किए गए। उन्हें आर्द्र भूमि आवासों, उन पर निर्भर पक्षी प्रजातियों, दूरबीन के उपयोग और चेकलिस्ट तैयार करने की जानकारी दी गई, जिसके बाद ओग्रा ब्राज आर्द्र भूमि के किनारे पक्षी अवलोकन भ्रमण कराया गया। सर्वेक्षण के अंत तक 40 से अधिक पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनमें स्थानिक प्रजाति अंडमान टील की अच्छी संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। एकत्रित आंकड़ों को ई-बोर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके माध्यम से एशियन वाटर बर्ड जनगणना परियोजना की निगरानी की जाती है। प्रतिभागियों के लिए एक विशेष आकर्षण न्यूयॉर्क से आए श्री एंड्रयू और उनकी पत्नी श्रीमती पूजा शर्मा का दौरा रहा। श्री एंड्रयू कॉर्नेल लैब से जुड़े हैं, जिसने ई-बर्ड एप्लीकेशन विकसित किया है। उन्होंने विद्यार्थियों की संरक्षण गतिविधियों में उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की। अपने संबोधन में श्री दिनेश कन्नन ने बीज प्रसार और वन पुनर्जीवन में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। धन्यवाद ज्ञापन में अंडमान एवियंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार ने छात्रों को अपने घरों और विद्यालयों के आसपास पक्षियों का अवलोकन कर पक्षी दर्शन को शौक के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अधिक से अधिक स्वयंसेवकों से AAC से जुड़कर पक्षी एवं उनके आवास संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि एशियन वाटर बर्ड जनगणना को ई-बर्ड इंडिया, बर्ड काउंट इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल का सहयोग प्राप्त है। एशिया भर में जनगणना की अवधि 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक है, जबकि भारत में मुख्य सर्वेक्षण अवधि 3 से 18 जनवरी 2026 निर्धारित है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में AAC द्वारा यह जनगणना डिग्रीपुर से ग्रेट निकोबार तक संचालित की जा रही है। कुछ दूरस्थ द्वीपों में यह सर्वेक्षण 28 फरवरी 2026 से पूर्व पूरा किया जाएगा। यह जानकारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ई-बर्ड क्षेत्रीय समन्वयक श्री अमृत रा ने दी। रमन बगीचा बीच पर 2 दिवसीय बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल संपन्न। पर्यटन विभाग द्वारा सहायक आयुक्त मिडिल अंडमान के कार्यालय, ग्राम पंचायत नींबूतला तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कैलेंडर ऑफ इवेंट्स 2025-26 के अंतर्गत रमन बगीचा बीच नींबूतला में 2 दिवसीय बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्थानीय समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। फेस्टिवल के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी एवं रस्साकशी जैसी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए विशेष रूप से मनोरंजक गतिविधियां जैसे म्यूजिकल चेयर और पासिंग द बॉल भी आयोजित की गई। सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे पूरे आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल का समापन रमन बगीचा बीच पर आयोजित समापन समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर श्री विकास कुमार, सहायक आयुक्त मिडिल अंडमान, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों के उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की और आयोजन को सफल बनाने में सभी के योगदान की प्रशंसा की। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस सफल आयोजन ने पर्यटन, खेल एवं जमीनी स्तर पर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रति अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।